हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन पीनल कोड 1860 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। और वो काफ़ी डिटेल में देखेंगे कितने सेक्शन हैं उसमें और क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझ लेना है कि टोटल जो इंडियन पेनल कोड में सेक्शन है वो है 511। और अगर चैप्टर की बात करें, यानी कि जितने सेक्शन हैं वो कंपाइल किए गए हैं 23 चैप्टर में, यानी कि टोटल जो है 23 चैप्टर 23 अध्याय हैं। जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड है वो 1860 का है और एक्ट नंबर जो है उसका 45 है। ठीक है, सबसे जो पहला चैप्टर है वो बात करता है उद्देशिका की, यानी कि प्रियम्बल की। कोई भी कोड या एक्ट होता है तो सबसे पहली उस पर क्या होता है कि उसे प्रियम्बल को ही बताता है, क्योंकि पूरे ही कोड या एक्ट का जो थीम होता है वो प्रियम्बल में ही कवर कर लिया जाता है। तो इसकी प्रस्तावना में टोटल 5 सेक्शन है और वो 5 सेक्शन आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है प्रियम्बल में। लिखा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया इट इज एनेक्टेड एज फॉलोज। यानी कि कह रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता में कुछ उपबंध दिए गए हैं। जो भी उपबंध होंगे इस प्रस्तावना से संबंधित उपबंधों के समीचीन होंगे, यानी कि कुछ प्रियम्बल में भी उपबंध दिए गए हैं। वो टोटल 5 सेक्शन है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है कि संहिता का नाम क्या होगा। दूसरी बात उसका विस्तार क्या होगा, प्रवर्तन की बात करता है। तो संहिता का जो नाम है वो भारतीय दंड संहिता है, ये कहा जाएगा। और टोटल यानी कि जो एक्ट के हिसाब से लिखा गया था, तो कह रहा है कि टोटल लागू होगा होल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को। लेकिन जब तब बात थी कि जब जम्मू और कश्मीर जो है एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये पूरा एक्ट है, यानी कि पूरा जो भारतीय दंड संहिता है ये होल टेरिटरी ऑफ इंडिया पर क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, ये पहला सेक्शन था। सेक्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो ये बताता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि ऐसी कोई पनिशमेंट, ऐसी कोई दंड जो अपराध भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किया गया हो। यानी हर व्यक्ति, देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कह रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो भारत में ही इसी अधिनियम के जो अधिनियम में दंड दिया गया उससे दंडित किया जाएगा, अन्यथा और कोई उपबंधों से वो दंडित नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 2 था। सेक्शन 3 क्या कहता है, ये भारत के बियॉन्ड यानी कि भारत से परे किए गए किंतु, ठीक है, भारत से बियॉन्ड अपराध किए गए हैं लेकिन उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, ठीक है, इसे कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। क्या लिखा हुआ सेक्शन में ये भी हम देख लेते हैं। एनी पर्सन लाइबल, यानी कि कह रहा है कि भारत यानी कि हर वो व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा किससे, इंडियन लॉ से, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यानी कि कह रहा है कि भारत से परे यदि कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, कोई भारतीय व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो वो इस विधि यानी इस कोड
भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन पात्र है। यानी कि कोई ऐसा अपराध किया है कोई व्यक्ति जो भारत से परे है और भारतीय दंड संहिता से क्या है, वो दंडनीय बनाता है ऐसे अपराधों को। तो कह रहा है यहाँ पे कि भले ही वो भारत से परे है, लेकिन इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा माना जाएगा कि वो ऐसा कार्य या ऐसा अपराध या ऐसा लोप वो भारत के भीतर किया गया है। मानो अगर ऐसा वो यहाँ पे करता जिस हिसाब से दंडित हो रहा है, वैसे वहाँ होते हुए भी भारतीय विधि के अनुसार जो है, दंड संहिता के अनुसार जो उसे पनिशमेंट मिलेगा या लाइबल होगा। ठीक है। सेक्शन 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध पर संहिता का विस्तार। यानी कि ये कह रहा है कि भारत से बाहर अगर कोई किसी भी स्थान पर, ठीक है, किसी भी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई अपराध करता है, यानी भारतीय व्यक्ति है, वो विदेशों में चला जाता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ पे अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो 2 कंडीशन होता है। वहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि वो देश खुद अपने विधि के अनुसार जो उसे दंडित करे, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये होता है कि जो इंडिया है वो खुद ऐसे व्यक्ति को उस देश से क्या करता है, मंगाता है, बुलाता है कि भैया हमको उस व्यक्ति को दे दो जो क्राइम कमिट किया है, हम अपने देश में अपनी जो दंड विधि है उसके हिसाब से हम उसे दंडित करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़, एक पॉइंट ये हो गया जो सेक्शन 4 का सब क्लास 1 कहता है। वहीं सब क्लास 2 कहता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत, ठीक है, यानी कि कोई रजिस्टर्ड इंडियन है, ठीक है, या रजिस्टर्ड है कोई भारतीय कोई जहाज है, पोत है, विमान है जो किसी दूसरे देश में जाता है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, उसके क्षेत्राधिकार में पहुंच जाता है। और अगर ऐसा कोई अपराध, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, तो ये माना जाएगा कि, यानी कि अगर वो किसी भी क्षेत्र में हो, भले ही दूसरे कंट्री के क्षेत्राधिकार में हुआ था, लेकिन वो रजिस्टर्ड भारतीय जो जहाज है, अगर उस पर कोई क्राइम कमिट होता है तो माना जाएगा कि वो क्राइम भारत में हुआ है और वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो है दंडित किया जाएगा। वहीं जो है एक सब क्लास 3 जो 2008 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया, वो क्या है, कहता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर, यानी कोई कहीं पे हो, भारत से लेकिन बाहर हो, और वहाँ से क्या करता है, कोई ऐसा क्राइम कमिट करता है जो कंप्यूटराइज साधन, यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से कोई अगर क्राइम कमिट करता है, ठीक है, तो उसे भी माना जाएगा भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल जा रहा है और इसे इस विधि के द्वारा जो है दंडित किया जाएगा। इसका एक इलिस्ट्रेशन हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि क जो है यानी ए, ठीक है, जो भारत का नागरिक है, सपोज करो कोई व्यक्ति ए है जो भारत का नागरिक है और वो क्या करता है, युगांडा, ठीक है, में हत्या कर देता है। वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित या दोष सिद्ध होगा। यानी कि है तो भारत का नागरिक, लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति का हत्या कर देता है, तो वो जब भी कभी वो पाया जाएगा तो हत्या के लिए उसका विचारण होगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अब आता है आखिरी सेक्शन 5। वो क्या कहता है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना, यानी कि सर्टेन लॉज है नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। वो कौन का, जैसे मान लीजिए कि सेना से संबंधित कोई विधि है या कोई भी वायुसेना, थल सेना, जल सेना, कोई भी सैनिक संबंधित विधि है, तो ये जो है उनके उपबंधों के प्रतिकूल नहीं जाएगा। वो उनके जो है कोई बात भारत सरकार की सेवा अफसर ये सब चीज़ें दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अधीन नहीं जाएगा। वहीं अगर कोई स्पेशल स्थानीय विधि किसी
क्षेत्र में लागू हो रही हैं, तो वो स्थानीय जो विधि है उसके उबंधों के प्रतिकूल प्रभाव ये भारतीय दंड संहिता नहीं डालेगी। ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो में टोटल 5 सेक्शन, जो चैप्टर फर्स्ट है, बात करता है प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका की, हमने डिस्कस किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर सेकेंड जो है हम डिस्कस करेंगे और उसके सेक्शन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो है बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियोस जो है, जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।